नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 30 मार्च 2019, समय 10:41 हो रहे हैं और यहाँ पर हम लोग निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या स्टॉप लॉस होगा उसका और कहाँ तक क्या निकल सकता है। एक-एक करके हम लोग सारे स्टॉक्स को देखने की कोशिश करेंगे। जो मेरे स्टॉक्स हैं लगभग 120 स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक की एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। उसके पहले निफ्टी को एक बार देख लेते हैं थोड़ा-सा जल्दी में। निफ्टी के लिए डिटेल वीडियो बनाऊँगा, पर हल्का सा यहाँ पे मैं निफ्टी को देख लूँ। देखिए निफ्टी लगभग डबल टॉप बनाने के कगार पर आ गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो निफ्टी बिल्कुल डबल टॉप बनाने की कगार पर, लेकिन ये डबल टॉप बनाने में अभी इसे कम से कम 120 पॉइंट का डिफरेंस है। निफ्टी का जो हाई था, अगर हम लोग हाई की बात करें तो 11,751, जैसा कि आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, और उसके पहले का जो हाई था 11,700, फिर 11,760 का, यानी 750 का अगर राउंड में लेके चले तो 750 का है। और अभी हमारा स्टॉक निफ्टी जो 11,623 पर है, यानी कि लगभग सवा सौ पॉइंट, 130 पॉइंट यहाँ से निफ्टी सेकंड टॉप बनाने के लिए, डबल टॉप बनाने के लिए पीछे है। अगर यहाँ पर अब मेरी जो एनालिसिस यहाँ पे कह रही है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 200 डीएमए को लगाते हैं। 200 डीएमए काफ़ी अच्छे तरीके से कब कब ब्रेक हुआ उसके बाद चला गया। अगर इस लेवल को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पकड़े, अगर निफ्टी को इस जगह पे देखें और इस जगह को देखें तो एक निफ्टी एक रेंज में था। यहाँ से दिख रहा है कंटिन्यू निफ्टी एक रेंज में था। तो निफ्टी ने इस रेंज को जो इस कितने का रेंज था, ज़रा इस रेंज की लंबाई हम लोग नाप लें। है ना? और इस रेंज को थोड़ा-सा नीचे कर लें। ये हमारा एक रेंज बार-बार इसको ब्रेक नहीं कर रहा था ये, तो इस रेंज की लंबाई नाप लें तो निफ्टी लगभग 570 पॉइंट का गैप बनाया हुआ था। 560 पॉइंट मान लेते हैं, 560 पॉइंट के गैप में वो अप डाउन कर रहा था काफ़ी दिनों से। ये लगभग काम कर रहा था आपका नवंबर 18 से 2018 के नवंबर महीने से लेके ये काम करता रहा 6 मास तक, ठीक है? तो 500 साढ़े 500 का ये एक बॉक्स बना के उसके अंदर ये ट्रेड कर रहा था हमारा निफ्टी। अब ये निफ्टी ने क्या किया, जब इतना सा हो गया तो अगर इसी रेंज को हम लोग यहाँ पे रख दें, यानी कि निफ्टी ने इस रेंज को कंप्लीट कर लिया है। 550 का जो टारगेट था लगभग 11,600 का, इसने उसको टारगेट कर लिया, अचीव कर लिया। यानी ये टारगेट तो इसको अचीव हो चुका है निफ्टी को। अब इसके पास सेकंड टारगेट अगर हम लोग देखें तो 11,750 का रहता है। जैसा कि मैंने 20 दिन पहले अगर निफ्टी का एनालिसिस किया था, उसे मैंने 1 से डेढ़ महीने का बोला था लगभग अपना असम्पशन किया था कि 1 से डेढ़ महीने लगेंगे निफ्टी को 11,750 तक आने में। तो लगभग 20 दिन, 25 दिन तो हो चुके हैं। अभी भी निफ्टी 11,750 के पास सॉरी नहीं आ पाया है। तो अभी भी हम हमारा असम्पशन वही कह रहा है कि यहाँ से निफ्टी को एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको 11,650 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी 11,750 के लेवल ये आपको दिखाएगा। अब ज़रा इसका हम लोग वीकली चार्ट को अगर देखने की कोशिश करें, तो हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? वीकली चार्ट पे जो स्टॉक दिखा रहा है कि वीकली चार्ट का जो रेंज है, हम लोग ज़रा वीकली को देखने की कोशिश करते हैं। एक पैरेलल चैनल में हमारा निफ्टी फँसा हुआ था, ठीक है? पैरेलल चैनल में इसको कहते हैं प्राइस चैनल। इस प्राइस चैनल में अप एंड डाउन साइड ये स्टॉक्स स्टॉक्स कह लीजिए या इंडेक्स कह लीजिए, ठीक है? ये फँसा हुआ था। इस प्राइस चैनल का अभी ब्रेकआउट निफ्टी ने पिछले सप्ताह यानी 11 मार्च के लमसम में हमारे निफ्टी ने 11 मार्च वाला जो सप्ताह होता है उसमें इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अब ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल बनाया हुआ है, काफ़ी बुलिश कैंडल है। उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट आ रहा है निकल के, अगर ये 11,640 11,640 11,635 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हमारे पास जो निकल के आएगा वो टारगेट 11,750 का आएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि 11,640 को 630 को ब्रेक करना पड़ेगा डेली चार्ट पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा अगर फिर से उसको हम लोग वीकली चार्ट पे दिखा रहा है। अब ज़रा वापस से इसको हम लोग डेली चार्ट कर लें। ठीक है, तो डेली चार्ट पे मैं ज़रा इसको दिखाना चाहूँगा आपको कि डेली चार्ट पे इसने क्या किया था। इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया, इस स्टॉक ने, निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्रिएट किया था। मैं यहाँ वो पैटर्न दिखा देता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। अगर इस पैटर्न को सॉरी थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं, अब बनाने की कोशिश करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है ना दोस्तों? हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने गलत जगह से ड्रॉ कर दिया एक्चुअली, यहाँ से ये ड्रॉ होना था, यहाँ से ड्रॉ हुआ।
अब ये ड्रॉ हुआ, इसका यहाँ से हमें ब्रेकआउट चाहिए था, ठीक है? इसका हमें यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए था, तब ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, उस वक़्त गलत ड्रॉ हो गया था। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वो कब दिया? 28 फरवरी के लमसम में ब्रेकआउट दिया, 5 मार्च को सॉरी, 5 मार्च को ब्रेकआउट दिया, उसके पहले भी ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन नहीं कर पाया था। 5 मार्च को फाइनली ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर क्लोज़ किया और अब उसके बाद ये ऊपर जाता है, उसके हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो इसको पूरा कर दूँ, उसके हिसाब से जो ये टारगेट निकल के आ रहा है, टारगेट हमारा अभी निकल के आ रहा है वही 11,650 का। अगर निफ्टी 11,650 अगर 11,650 के ऊपर क्लोज़ करेगा तब 11,750 का टारगेट आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, वरना इसको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए नीचे की तरफ। अगर हम लोग देखें तो फिर जो कि रिट्रेसमेंट इसको लेके आएगा 11,500 के पास। अब इसको ज़रा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हटा दें और हम लोग एक फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करने की कोशिश करें। चलिए मैं इसी वीडियो में एनालिसिस कर देता हूँ ढंग से, ठीक है? हम लोग फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अगर निफ्टी में डाउनफॉल हुआ था, तो निफ्टी जो अभी खड़ा है फिलहाल, बिल्कुल अपने उसी अपर पॉइंट पे यानी फिबोनाची का जो 1% होता है लेवल 1% वहाँ पर 11,764 के आस-पास जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और इसने जब ब्रेकआउट दिया 0 से 0.786% को इसने ब्रेकआउट दिया जो कि लेवल 11,400 का था, तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिबोनाची के हिसाब से तो हमारे पास आ रहा है यही 11,750 का। लेकिन 11,750 के पास ये तब जाएगा जब तक ये 11,650 को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे। इसको अगर रिट्रेसमेंट लेना है तो ये जगह है जहाँ पर रिट्रेसमेंट ये ले सकता है क्योंकि अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग की कैंडल देखें तो कैंडल की क्लोजिंग बनी ही नहीं, बॉडी है ही नहीं। वीकनेस इसमें वीकनेस दिखा रहा है, ठीक है? नीचे गैप अप ओपन होने के बाद स्टॉक नीचे आया इंडेक्स नीचे आया, उसके बाद फिर नीचे से बायर लोगों ने इसको ले जाके ऊपर क्लोज़ कराया। एक कैंडल बन गई है अनडिसीजन वाली। ये अब एक ब्रेकआउट अगर ये मिल जाए इसको 11,640 की तरफ, तो फिर 11,650 11,700 के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर सिर्फ एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है? 11,580 के रेंज को ब्रेक किया है और तेज़ी से उस तरफ जा रहा है। अब शॉर्ट टर्म में और भी कर देते हैं छोटा, अगर इसको एक रेंज मान लेते हैं कि ये स्टॉक हमारा एक रेंज में था, तो जब एक रेंज में था स्टॉक तो ये कितने रुपीज़ के रेंज में था, कितने पॉइंट के रेंज में था, इसको हम लोग देखने की कोशिश करें 185 पॉइंट। तो 185 पॉइंट अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखना शुरू करें तो 185 पॉइंट यहाँ कहीं पर आता है, ठीक है? 180, 185 हम लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं ये पॉइंट और इसको अब ऊपर करें, अब आता है 11,770 यानी 11,750 इसके हिसाब से अभी हमारा लेवल आ सकता है 11,750 का लेकिन कंडीशन अप्लाई 11,650 को ऊपर की तरफ क्लोज़ करेगा तभी, वरना उसके पहले नहीं। तो ये था हमारा निफ्टी पे अपना व्यू। अब हम लोग चलते हैं स्टॉक की तरफ। एक-एक करके स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है अडानी पोर्ट का चार्ट, ठीक है? अब ज़रा हम लोग अडानी पोर्ट का चार्ट देखें तो अडानी पोर्ट की देखिए एक जो बड़ी गिरावट आई थी, बड़ी गिरावट आने के बाद ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं, इसके शैडो में स्टॉक ट्रेड कर रहा था काफ़ी दिनों से। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके शैडो में ये स्टॉक काफ़ी दिनों से ट्रेड ट्रेड कर रहा था। मैं वॉल्यूम को प्लॉट कर देता हूँ, 200 डीएमए को प्लॉट कर देता हूँ और इसने फ्राइडे को या थर्सडे को ही हाँ, गुरुवार को 28 मार्च को यहाँ पे ब्रेक किया। तो थर्सडे को इसने क्लोज़ किया उसके ऊपर वॉल्यूम ठीक-ठाक था। फ्राइडे को उसके ऊपर स्टॉक ने हाई तो लगाया, उसके हाई को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ से इसने कमज़ोरी दिखाया। अब इसको ऊपर जाने के लिए जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, रेजिस्टेंस लेवल क्लियर कट हमें यहाँ से दिख रहा है। कम से कम इसका रेजिस्टेंस लेवल है ₹385 का। ये अगर 385 को ब्रेक करेगा, तब फिर हमारे 400 के लेवल दिखेंगे और ये हमारे पोजिशनल भी हो सकता है और इंट्राडे के लिए भी हो सकता है। लेकिन 385 का लेवल ब्रेक करेगा, तब 400 का टारगेट आपको ऊपर की तरफ अडानी पोर्ट दिखाएगा। अगला स्टॉक है अमारा राजा बैटरी। चलिए अमारा राजा बैटरी को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा राजा बैटरी क्या कर रहा है। कि हमारा राजा बैटरी बिल्कुल सपोर्ट से लिया है, काफ़ी 3 बार इसने इसको कहा जाए तो अपने बॉटम पर आके इसने सपोर्ट लिया और यहीं से बाउंस बैक किया। मैंने पिछले बार भी बताया था कि इसको बाउंस बैक लेना होगा तो यही जगह है जहाँ से ये बाउंस बैक ले सकता है। तो अब ये बाउंस बैक ले रहा है लेकिन ऊपर जाने के लिए फिर से उसी रेंज में फँस गया है ₹735 के रेंज में। 735 को ब्रेक करेगा तो फिर हमें 750 के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमारा राजा बैटरी में। वीडियो बड़ी बन जाएगी दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बड़ी वीडियो बन सकती है। अब हमारा अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल का तो सीधा बात है, ये देखिए ये कैंडल का जब तक रेंज है इसके पास, है ना?
इस कैंडल का रेंज 333, 333 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। 333, 335 के ऊपर मैं अगर सेफली ट्रेड करने की बात कहूँ तो 340, 340 को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो टारगेट फिर हमारे 350 और 360 रुपए को देखने को मिल सकते हैं भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल ने एक्चुअली फ्लैग पैटर्न को डेवलप किया हुआ, तो इस फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो फिर टारगेट हमारे 350 और 355 को देखने को मिलेंगे। बायोकॉन को देख लेते हैं। बायोकॉन को क्या हुआ, ये काफ़ी गिरावट दिखा रहा था। अब एक लो लगा के 590 के साथ ऊपर की जा रहा है। इसको क्लोजिंग करने दीजिए पहले 610 के ऊपर, सॉरी 620 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 620 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो टारगेट फिर 640 को देखने को मिलेंगे बायोकॉन में। कोलगेट पामोलिव, तो चलिए हम लोग कोलगेट पामोलिव को देखने की कोशिश करते हैं। कोलगेट पामोलिव एक प्राइस चैनल में फँसा हुआ था, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। वापस से यहाँ प्राइस चैनल पे है। तो इस प्राइस चैनल को ब्रेकआउट दिया, सॉरी ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद इसने नीचे टारगेट को अचीव किया था। जैसे मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेक कर देता है 1270 को नीचे की तरफ तो टारगेट 1230 को देखने को मिलेंगे। तो इसने 1230 का टारगेट और 1200 का, तो 1200 का तो लेवल नहीं दिखा पाया इसने, लेकिन 1230 के पास से ये घूम गया। अब इसको ब्रेकआउट चाहिए कम से कम 1280 रुपए का। जब तक ये 1280 का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं देगा, हमें टारगेट 1300 के नहीं मिल सकते और 1320 के। जब तक ये 1280 को निकाले तभी हम लोग इसमें पोजीशन बनाएँगे, वरना इग्नोर करेंगे। डीएचएफएल, देखिए ये डीएचएफएल न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। मेरी तो यही सलाह है कि अभी फ़िलहाल इस स्टॉक से दूर रहा जाए, लेकिन अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा करके ट्रेड कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ अपना व्यू यहाँ पे बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है इसको ₹160 का। 160 को निकालता है ऊपर की तरफ, उसके बाद अगर 160 निकालता है तो फिर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 180 के पास, यानी 160 के बाद इसका टारगेट जो होगा ₹180 का होगा। और अगर जब उसको नीचे आना होगा तो वापस से इसको टकरा के 150 को नीचे, 145 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट हमारा 120 वाले रेंज में ये वापस से 120 के रेंज में आ जाएगा। डिवीज़ लैब, चलिए डिवीज़ लैब को देखने की कोशिश करते हैं। डिवीज़ लैब तो कभी टेंशन वाली बात नहीं है, इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के वही 1770 और 75 का आ रहा है। पहले तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा ₹1720 को, 1720 से 1725 को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो टारगेट फिर 1770 का मिलेगा, जो कि उसका लास्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 1800 के लेवल आपको दिखा सकता है डिवीज़ लैब। डॉक्टर रेड्डी। देखिए डॉक्टर रेड्डी का कल भी मैं सुबह वाले वीडियो फार्मा स्टॉक एनालिसिस वाले में मैंने बताया, इसने लगभग गैप फ़िल कर दिया। अब गैप फ़िल करने के बाद स्टॉक अपने आप को उस जगह पे सस्टेन कर रहा है। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ये गैप डाउन ओपनिंग इसको फ़िल करने के बाद अभी अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक ने अपना काम तो कर दिया, गैप जो बनाया था उस गैप को फ़िल कर दिया। अब टारगेट जो इसका निकल के आता है, ये ₹2830 का आता है, लेकिन कंडीशन ठीक है ना? कंडीशन हमारा है कि जब तक ये ब्रेक ना करता है 2800 को ऊपर की तरफ, तब तक ये हमारा 2830 के टारगेट नहीं देगा। डॉक्टर रेड्डी। एस्कॉर्ट, चलिए एस्कॉर्ट को थोड़ा-सा हम लोग छोटा करके देखने की कोशिश करें। वॉल्यूम इसके पास ठीक है, वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, वॉल्यूम ज़बरदस्त ये कर रहा है, लेकिन स्टॉक में नेगेटिव है, थोड़ी-सी कमज़ोरी दिख रही है मुझे। तो 830 को ऊपर की तरफ अगर ये स्टॉक ब्रेक करे तो 850 के टारगेट दिखा सकता है बीएमएल, और नीचे अगर ये ब्रेक करता है 775 को नीचे की तरफ तो फिर ये रेंज में आ जाएगा 730 वाले रेंज में, एस्कॉर्ट। चलिए हीरो मोटोकॉर्प को देख लेते हैं। थोड़ी-सी वीकनेस दिखाता हुआ, लेकिन स्टॉक के लिए बाउंस बैक करने का ये बिल्कुल सही जगह है स्टॉक का। अगर इसको बाउंस बैक करना होगा तो बिल्कुल यही जगह है जहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। इसने अपना हालाँकि रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था इसको इसने ब्रेक किया, 2590 को ब्रेक किया है। 2590 को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो अब अगर इसको बाउंस बैक करना है तो बिल्कुल ये जगह है। लेकिन ऊपर जाने के लिए सबसे पहले फिर से जो इसका सपोर्ट प्राइस था 2590, अब वही इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। तो जब तक ये 2590 को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, क्लोज़ ना करे, हम लोग कोई नया पोज़ीशन इसमें नहीं बनाएँगे। हिंद यूनिलीवर, देखिए हिंद यूनिलीवर में एक चीज़ अच्छी बात क्या है ना, ये 200 डीएमए को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये 200 डीएमए को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, और एक चीज़ क्या कर रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सेम पैटर्न को डेवलप करके ज़िग-ज़ैग पैटर्न समझ लीजिए, जैसे इसको एकदम ज़िग-ज़ैग टाइप का पैटर्न बनाते हुए हर बार ये एक ज़िग-ज़ैग पैटर्न बनाता है और उसी के हिसाब से अपने आप को ट्रेड कर रहा है, ठीक है? क्लियर दिख रहा है, ये ज़िग-ज़ैग पैटर्न बना रहा है उसी के हिसाब से अपने आप को, लेकिन पैटर्न अब धीरे-धीरे छोटा होता है। अगर आप ध्यान से देखें, तो पैटर्न अब धीरे-धीरे छोटा हो रहा है। यानी अब अगर इसको यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, तो इसका पैटर्न अब नेक्स्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वापस ऐसे, ठीक है? यानी कि अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ 1690 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो टारगेट पे 1670 का निकल के आएगा। बिल्कुल ज़िग-ज़ैग पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक चल रहा है।
हिंद यूनिलीवर। ऊपर जाने के लिए इसको हमको 1710 का ब्रेक, 1700 कितना का आ रहा है, 1715 का क्लोजिंग चाहिए, तब हमारे ऊपर लेवल दिखाएगा 1735 रुपए का। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक देखिए, स्टॉक में नई बाइंग जैसी कोई बात नहीं, शॉर्ट कवरिंग वगैरह चलता है, एक्सपायरी का सेशन भी था थर्सडे को, उसके वजह से बाइंग आई काफ़ी ज़्यादा। अब ये रजिस्टेंस जो 200 डीएमए का है इसके पास आ चुका है। अब हमें अगर कोई नया पोजीशन बनाना होगा तो जब तक ये ब्रेक ना करे, 880 को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, क्लोज ना करे, हम लोग कोई भी इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। 880 से भी मैं मानना चाहूंगा ज़्यादा सेफली, अगर ये 885 के ऊपर क्लोज करता है तभी हम लोग कोई नया पोजीशन बना सकते हैं। अगर 885 को ब्रेक करेगा तो टारगेट फिर हमारे 1000 के खुल जाएंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। अगला स्टॉक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का मेरा पोजिशनल व्यू तो कंप्लीट हो चुका है, जो पोजिशनल टारगेट था वो अचीव हो चुका है। इंडियन बैंक में रेजिस्टेंस जो इसके पास था वो था 260 रुपए का, इसने इसको ब्रेक करके क्लोज किया है। अब जो फाइनली हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 295 रुपए का। यानी स्टॉक को अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है 285 को ऊपर की तरफ तो टारगेट फिर 295 का निकल के आएगा इंडियन बैंक में। अगला स्टॉक है हमारा इन्फोसिस का। और दूसरी बात दोस्तों, एक जानकारी आपको ये दे दूं कि मैंने वीडियो में कमेंट सेक्शन को डिसेबल किया हुआ है। डिसेबल इसलिए भी किया है दोस्तों कि बहुत सारे उल्टे-सीधे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों के कमेंट आते थे। तो देखिए, अच्छा जब सही काम आप करने बैठेंगे तो कुछ गलत लोग तो आते ही, ये बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ी-सी मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाती थी, तो इसकी वजह से मैंने उस झंझट को ही हटा दिया। मैंने कमेंट सेक्शन को ही बंद कर दिया, ठीक है ना? क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं कितना भी अच्छा काम करूँ लोगों के लिए, लेकिन लोगों की आदतें नहीं सुधरने वाली, वो वैसे ही करेंगे। तो मैंने उस जगह को ही बंद कर दिया कि ना आप कुछ देख बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। आपको जो देखना है देखिए, पसंद आता है ठीक है, लाइक करिए, नहीं आता है नो बात, डिसलाइक करिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर वो कमेंट सेक्शन अब मैं ऑन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों के काम कर दूँ, अ, बता दूँ, कर दूँ, तो वहाँ पे उल्टे-सीधे नेगेटिव कुछ तो मुझे ऐसे-ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि मैं तुम्हें ये कर दूँगा, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को अभी भी रिसेंटली मॉर्निंग में एक कॉल आया था, कभी अगर हुआ तो मैं उसको सुनाऊँगा रिकॉर्डिंग। तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। तो ख़ैर उसको इग्नोर करके चलते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। लोग ऐसे होते हैं। इन्फोसिस को हम लोग देख लेते हैं ना। इन्फोसिस के लिए देखिए ऊपर जो लेवल है 750 का लेवल है। 750 को जब तक ये ब्रेक ना करेगा हमारा टारगेट बिल्कुल नहीं आने वाला है 780 का। जब तक ये 750 को ब्रेक करेगा, क्लोज़ करेगा तब सा लेवल पहले 760 फिर 770 का लेवल खुल जाएगा। अगर 770 के ऊपर निकलेगा तो फिर हमारे 800 के लेवल दिखाई पड़ेगा इन्फोसिस में। जेएसडब्ल्यू स्टील अभी इधर कुछ दिनों से मेटल सेक्टर में अच्छी बाइंग आई है ना। मेटल सेक्टर सारे मेटल स्टॉक लगभग एक बॉटम बनाने के बाद अपने आप को अच्छा आप मूव दिखा रहे कंटिन्यू, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। लेकिन हमें पोज़ीशन इसमें बिल्कुल अभी परेशान होके हड़बड़ करके नहीं बनाना है, जब तक ये क्लोज़ ना करे ₹305 के ऊपर। अगर ये 305 के ऊपर की तरफ क्लोज़ करेगा, तभी टारगेट हमारे 310 और 15 और 20 के निकल के आएँगे जेएसडब्ल्यू स्टील में। ये वापस से अपने इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया ₹300 के पास। अगर इसको ब्रेक करना होगा, 300 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट 305 का आएगा। अगर उसके ऊपर क्लोज़ करता है, फिर 310 और 15 का टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील दिखा सकता है। अब है जस्ट डायल। देखिए जस्ट डायल काफ़ी दिनों से एक रेंज में फँसा है, जैसे मैं बार-बार कहता कि इस स्टॉक को क्या हुआ है पता नहीं, क्या हुआ है पता नहीं। इसने ब्रेक किया इस रेंज को तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया और अब उसके बाद ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है एक जगह पे, या तो पावर को गेन कर रहा है या फिर एक बाउंस नीचे हमें ये ब्रेकडाउन दिखा सकता है। यानी कि 590 को अगर नीचे की तरफ दिखाता है, तो हम लेवल तोड़ता है फिर 560 वाले रेंज में ये आ जाएगा, ठीक है? अगर ये 590 को तोड़ता है नीचे की तरफ तो 560 वाले रेंज में आएगा। ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट चाहिए हमें कम से कम ₹620 का। चलिए लुपिन का स्टॉक है ये, लुपिन को मैंने कहा था लुपिन का फार्मा वाले सेक्टर में कि इसको बाउंस बैक करना होगा तो बिल्कुल यहाँ सही जगह है इसको बाउंस बैक करने के लिए। यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है बिल्कुल अपने सपोर्ट ₹720 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है, मजबूत है 720 के नीचे निकलता है तो आप भी निकल जाइए। 700 पोज़ीशन बनाने के लिए बिल्कुल ये सही जगह था लोगों को, ये 720 के ऊपर आता है तो एक बाउंस बैक मिलती है। देखिए 720 के बाद आने के बाद इसने सीधे जो हाई लगाया वो ₹745 का लगाता है। और आप लोगों को फिर एक रिमाइंड करा दूँ कि आपके सवाल मेरे जवाब वाला सेक्शन खुल गया है। तो आज शनिवार को जैसा कि आप लोगों को पता है,
आप सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, उसका जवाब मैं वीडियो बना के रविवार को यानी संडे के दिन देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो आप लोग भी सवाल अपना पूछ सकते हैं। तो मैं आप ही लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करता हूँ, है ना? तो आप लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर कमेंट में थोड़ी नेगेटिविटी वाली बात हो जाती है, नेगेटिव कमेंट का भी स्वागत है, लेकिन वैसा कमेंट होना चाहिए जिससे कुछ सुधार होने की गुंजाइश हो, कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन नेगेटिव कमेंट इस तरह के आते हैं कि मैंने जैसे किसी के पेट पे लात मार दी हो, इस तरह की क कमेंट आता है। तो अगर किन्हीं को मेरे इस चैनल से दिक्कत हुई है, किन्हीं के रोज़ी-रोटी पे आफ़त हुई है कि मैंने किसी का सब्सक्राइबर अपनी तरफ खींच लिया है या किसी का क्लाइंट मेरी तरफ आ गया, तो उससे मैं एकदम माफ़ी माँगता हूँ, सॉरी। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता है कि मैं किसी को हानि पहुँचाऊँ, दुःख पहुँचाऊँ, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा हुआ है तो इसके लिए सॉरी। चलिए फिर भी कोई बात नहीं। अगला स्टॉक है एम&एम का। एम&एम देखिए, हमें लग रहा है मंडे के दिन एम&एम में एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है कि एम&एम में एक रेंज ने तोड़ दिया है। एम&एम एक रेंज के पास आके बिल्कुल अपने आप को होल्ड कर रहा है ना, तो एम&एम में एक हमें लगता है मंडे के दिन एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है 675-76 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा एम&एम, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दिखाएगा, जो कि फिर ये जो गैप हुआ था ना, इस गैप को ये फ़िल करने के लिए जा सकता है। और इस गैप का जो रेट आ रहा है वो 680 की तरफ आ रहा है, तो 680 को अगर ये निकालता है तो फिर हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो 690 और 700 के लेवल दिखाएगा एम&एम। ऐसा ये मंडे के दिन कर सकता है। तो मैं अपनी भी डायरी में नोट करूँगा मंडे के लिए एम&एम को। चलिए, अगला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं मैकडबल एन का यानी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड का। तो चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड में भी देखिए ये फ्राइडे की क्लोजिंग है ना, फ्राइडे की क्लोजिंग में थोड़ा-सा डाउट होता है। कंटिन्यू डाउनफॉल आया है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है अपने आप को। तो अगर ये निकालता है ऊपर की तरफ 560 को ऊपर की तरफ निकालता है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मैकडबल एन दिखा सकता है यूनाइटेड स्पिरिट। अगर ये 560 को ऊपर की तरफ निकालता है तो लेवल फिर 570 और 580 का देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड में। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है? तो मैं भी अगला स्टॉक है हमारा यहाँ पे देख लेते हैं पीवीआर का। तो चलिए पीवीआर को भी देखते हैं। पीवीआर में अभी रेजिस्टेंस लेवल क्लियर कट हमें यहाँ पे दिख रहा है ₹1660 का। 1660 को जब तक ये 2 बार कोशिश किया इसने ब्रेक करने का, 1660 को 2 बार कोशिश किया 1660-65 को ब्रेक, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे नीचे आ जा रहा है। तो जब तक ये 1660-65 को ऊपर की तरफ क्लोज़ ना करे, हमें टारगेट नहीं मिल सकते 1700 के। अगर 1665 के ऊपर ये स्टॉक निकालता है, तो फिर पोज़ीशन बनेगा, फिर टारगेट 1700 का दिखेगा पीवीआर में। अगला स्टॉक है दोस्तों रेमंड का, तो चलिए रेमंड को भी देखने की कोशिश करते हैं। रेमंड बिल्कुल 200 डीएमए के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है कल फ्राइडे को। 4 से 5 दिनों तक 4 दिनों तक कंटिन्यू 200 डीएमए के नीचे सस्टेन कर रहा था। अब उसके नीचे इसने जाके वापस से उसके ऊपर 200 डीएमए का क्लोज़ किया ऊपर की तरफ। अगर ये कल ट्रेड करने लगता है यानी मंडे को ट्रेड करता है 820 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है, तो फिर हमारे टारगेट निकल के आएँगे ₹832 का रेमंड। रिलायंस, देखिए रिलायंस बिल्कुल ऐसा स्टॉक है ये जिधर निफ्टी चलता है उधर रिलायंस चलता है। एक बात को हमेशा याद रखिए निफ्टी के साथ-साथ रिलायंस चलने की कोशिश करता है। तो इसको एक बार ब्रेक करने दीजिए अगर कल निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो रिलायंस भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। 1382 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तो 1400 के लेवल आपको बहुत तेज़ी से रिलायंस दिखा सकता है। तो चलिए हम लोग इस पे भी नज़र रखेंगे रिलायंस पर। अगला जो स्टॉक है दोस्तों स्ट्राइड्स फार्मा का है। देखिए स्ट्राइड्स फार्मा की अगर बात करें हम लोग, तो स्ट्राइड्स फार्मा पे मैंने एक पोजिशनल व्यू बना के दिया था स्टॉक्स फटाफट वाले। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिए मैं यहाँ पे चैनल पे दिखा दूँगा आपको। 1 मिनट। तो जब मेरे इस चैनल पे आप आइएगा तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टॉक्स फटाफट में स्ट्राइड्स फार्मा का एक एनालिसिस करके डाला था शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए स्ट्राइड्स फार्मा का। इसने लगभग-लगभग एक टारगेट मेरा अचीव कर दिया कल। 484 का पहला टारगेट था तो 480 का इसने हाई लगा दिया कल स्ट्राइड्स फार्मा ने। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको उसमें सारी डिटेल स्ट्राइड्स फार्मा की मिल जाएगी, ठीक है? अभी हमारा टारगेट 49510 का ओपन है इसके पास। सन फार्मा का भी मैंने पोजिशनल व्यू बनाया था, तो लगभग सन फार्मा उसी कैटेगरी में चल रहा है। ये जो गैप हुआ था, इस गैप को इसने फ़िल कर दिया। आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इस गैप डाउन ओपनिंग को इसने फ़िल कर दिया। अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यानी एक ब्रेकआउट अगर 480 के ऊपर मिल जाना है, तो टारगेट फिर हमारा 490 का निकल के आएगा, 495 का निकल के आएगा सन फार्मा।
सन टीवी, अगर आप लोगों ने कल लाइव ट्रेड का वीडियो देखा होगा मेरा, तो मैंने लाइव ट्रेड के वीडियो में बोला था कि सन टीवी जब 610 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो काफ़ी तेज़ी से भागेगा। और ये इसने देखिए जब 610 को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो ये हाई लगाता है स्टॉक ₹639 का, यानी कि लगभग-लगभग वहाँ से 6 के 24 4% का मूवमेंट उसने वहाँ से हमें दिखा दिया था, सन टीवी ने। क्लोजिंग भले 628 पे किया, लेकिन हाई इसने 639 का लगाया। तो ये था कि अगर ये 610 के ऊपर निकलता है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है। तो यहाँ इसने सक्सेस कर दिया। अब वापस इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया। अब ये जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, 635 को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, हमारा टारगेट 656 का नहीं मिल सकता है। तो 635 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग पोज़ीशन बनाएँगे और टारगेट 656 का होगा, 655 का ओपन हो जाएगा। टाटा स्टील, चलिए टाटा स्टील को देख लेते हैं। ये टाटा स्टील जैसे मैंने कहा मेटल सेक्टर में मूवमेंट आया था, तो टाटा स्टील में भी मूवमेंट आया, लेकिन वही 200 डीएमए इसके लिए रेजिस्टेंस है। 530 के ऊपर 532 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, फिर टारगेट 540 और 45 को देखने को मिलेंगे टाटा स्टील में। तो दोस्तों ये जो अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये पार्ट 1 होगा, हेवीवेट स्टॉक एनालिसिस की। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी डालूँगा, और क्योंकि एक ही पार्ट में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोगों को देखने में बोरियत फ़ील होगी, तो मैं 2 पार्ट बना के डालूँगा, ठीक है ना? अभी फ़िलहाल ये पहला पार्ट है। तो अब जो टीसीएस का ये चार्ट है, देखिए टीसीएस के लिए यही रेजिस्टेंस लेवल है 2035 का। 2035 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, 2035 के ऊपर ये स्टॉक अगर निकलता है, फिर आपको लेवल जो दिखाएगा ये 2070 का दिखाएगा और लेवल 2090 का दिखाएगा। अगला स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा का, ये भी आईटी सेक्टर की कंपनी है। टेक महिंद्रा में मैंने एक हैप्पी न्यू ईयर धमाका स्टॉक बना के डाला था, न्यू ईयर धमाका स्टॉक, उसका टारगेट आ गया टेक महिंद्रा में, कब का पूरा हो गया। तो अभी हमारे लिए इसके पास जो ये रेजिस्टेंस है, ये 760 का सपोर्ट है, इसने इस गैप को फ़िल कर दिया। जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसने भी इस गैप को फ़िल कर दिया है लगभग। ₹760 का जो गैप था, इसको फ़िल कर चुका है और अब यहाँ पे स्टॉक सस्टेन कर रहा है। ऊपर जाने के लिए दोस्तों अगर ये ब्रेक करता है 790 को ऊपर की तरफ क्लोज़ करता है, तो पोज़ीशन नया बनेगा, फिर टारगेट हमारे पास निकल के आते हैं ₹820 का। टाइटन बिल्कुल 52 वीक हाई बनाता हुआ स्टॉक चल रहा है कंटिन्यू, यहाँ से जब से निकला है मेरी एनालिसिस के हिसाब से, एक बार यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ आ गया, यहाँ से बताया, फिर यहाँ चला आया। तो अब यहाँ पे जब एक काम कर रहा है ये स्टॉक ऊपर, अभी हम लोग कुछ अभी इस पे कोई भी नया पोज़ीशन क्रिएट करना नहीं है। हड़बड़ करके कि ये स्टॉक भाग रहा है तो भागने दिया जाए ना। अभी इसमें कोई भी हम लोग नया पोज़ीशन नहीं क्रिएट करेंगे तब तक, जब तक कि ये ब्रेक ना करता है ऊपर की तरफ 1155 को। 1155 को ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट आपको दिखाएगा 1180 का। टाइटन अगर ये नीचे आ जाता है, अगर ये 1120 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर आपको 1100 के लेवल दिखाएगा। तो दोस्तों ये है निफ्टी और उसके हेवीवेट स्टॉक एनालिसिस का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं पार्ट 2 का वीडियो भी दिन में डालूँगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इस पार्ट 1 का वीडियो का मज़ा लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन मैंने डिसेबल कर दिया है, कुछ लोगों की वजह से नेगेटिविटी फैला रहे थे, तो मैंने उससे सीधे निजात पा लिया, कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है। कोई अदर रीज़न नहीं है उसका, ठीक है? चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।